चलिए आज समझते हैं मोमेंटम यानी संवेग को। मैं आपके लिए इस तरीके के छोटे छोटे एक इंपोर्टेंट सेशंस जर्नली जो लिंक हैं किसी बड़े टॉपिक के साथ, जैसे अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो आगे एक टॉपिक और आएगा जिस पर मैं आपके लिए सेशंस लेके आऊंगा। इसके बाद वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, इस पर एनडीए फोर्स नेवी आईसीजी क्वेश्चंस पूछता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि कब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा और कब अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चंस के अंदर इस फॉर्मूले को हम कैसे लगाएंगे यह हमें पता होना चाहिए। तो जो सेशंस हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, जिनको मैं डिटेलिंग में जाने की जरूरत है, मैं वो सेशंस आपके लिए लाता रहा हूं, लाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा पूरा विषय है वो है मोमेंटम यानी संवेग, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझते हैं मोमेंटम बेसिकली होता क्या है। देखो, मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहते हैं और इसको पी से डिनोट किया जाता है, पी से दर्शाया जाता है। आपके सामने पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर मैंने एक बॉल रख दी है और इस बॉल का मास क्या है, m। ठीक, मान के चलो इस बॉल को मैंने एक फोर्स दिया, मतलब ऊपर से धक्का लगाया, इसमें फोर्स लगाया, तो इसके पास क्या आ गई होगी, वेलोसिटी। जब तक ये रेस्ट में था, विराम में था, तब तक इसके पास मोमेंटम नाम की कोई चीज नहीं थी, तब सिर्फ इसके पास मास था। लेकिन जब इसके पास मास आया, फोर्स लगाया, फोर्स आने पर इसमें वेग आया, वेलोसिटी आई, तुरंत इसमें एक नई चीज उत्पन्न होगी जिसे मोमेंटम कहते हैं, संवेग। तो मोमेंटम है क्या? अगर कोई बॉडी आपके सामने रखी, आप उसमें फोर्स लगाओगे, वेग आ जाएगा। अब उस वेग के आने पर, उस मास की वजह से उसमें जो वेग आया है उसे मोमेंटम कहते हैं, संवेग कहते हैं। मतलब मास हैविंग वेलोसिटी नॉन एज मोमेंटम। ठीक है, तो मास हैविंग वेलोसिटी इज कॉल्ड या इज नॉन एज मोमेंटम। यह होता है आपका मोमेंटम। ठीक, दूसरी बात हमने बताया कि इसको P से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। तो मास के पास अगर वेलोसिटी आ जाए वही आपका मोमेंटम होता है। देखो, इसकी जो यूनिट है मास की केजी होती है और v की मीटर पर सेकंड, ये ऐसा इसकी यूनिट है। ठीक, अगर इसी के df की बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो mlt-1 होता है। ठीक, ये जो मोमेंटम है ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर बोले तो सदिश। अब वेक्टर वो होते हैं जिनके पास परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनके पास डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है। मतलब जो मैग्नीट्यूड के बदलने पर भी बदलेंगे और जो डायरेक्शन के बदलने पर भी बदलेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर है, पहली बात ये। चलो, अब देखो, मैंने आपको इससे पहले एक सेशन आया था हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, उसको मैंने डिटेल में चर्चाएं करी थी। ठीक है, तो न्यूटन का बच्चों जो सेकंड लॉ होता है वो होता है F बराबर dp अपॉन dt। तो dp अपॉन dt इसे ही बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर। और संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है। यानी जब मोमेंटम में टाइम के हिसाब से चेंज आए उसे हम बोलते हैं फोर्स। और मोमेंटम क्या है, जिसमें वेग आए, मास है किसी के पास और उसमें वेग आ जाए, उसे मोमेंटम कहते हैं। और फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर, टाइम के हिसाब से अगर मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो आपका फोर्स है। यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको इस डीपी को कांस्टेंट रखना है, अगर मान के चलो ये कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये भी हमेशा कांस्टेंट होगा? यानी फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो डीपी कांस्टेंट होगा तो फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो, एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी इस बात पर चर्चाएं की हैं आपसे। हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर mb। अगर मैं आपसे बोलूं कि मास बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही है, या इसका वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, या मास घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब जो सामने वाला है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब नियत रहता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है,
एक बढ़ रहा है या दूसरा घट रहा है, तो सामने वाला हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित यानी नियत रहता है, तो मैं बोल सकता हूं जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान के चलिए मैंने आपके सामने एक इस बॉल को रखा, एक बॉल ये रही और एक बॉल ये रही, ये दो बॉल है। ठीक, अगर मान के चलो इस बॉल का जो मास है वो m1 मान लो 10 kg है, ठीक है, और मान लो इस बॉल का मास m2 100 kg है। ठीक, और मान लेता हूं इस बॉल का, अब इस बॉल में मैंने फोर्स लगाया, मतलब इसमें एक वेलोसिटी आई v1 और इसमें भी फोर्स लगाया तो इसमें एक वेलोसिटी आई v2। ठीक, मोमेंटम को मुझे कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले को देखूं तो P बराबर mb है, और मुझे पता है कि वेलोसिटी तो मुझे नहीं पता, एक्चुअली इसको मुझे कांस्टेंट रखना है। बताओ कांस्टेंट कब होगा? जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और मास ज्यादा किसका है? इसका। मतलब मैं बोल सकता हूं कि m2 इज ग्रेटर देन m1, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम, तभी आपका मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम है, मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें ज्यादा मोमेंटम होगा, इसमें ये ज्यादा तेज चलेगी, इसमें ज्यादा वेलोसिटी होगी, सॉरी, मतलब इसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, तो इसका मास ज्यादा तो इसकी वेलोसिटी कम, जिसका मास कम, इसका मास कम, उसकी वेलोसिटी ज्यादा, मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आई यहां तक? ठीक, दूसरी बात, हमने रॉकेट को थोड़ा समझा था, रॉकेट प्रोपल्सन यानी रॉकेट अनुनोद, जैसे अनुनोदन, जैसे आपके पास ये रॉकेट है, ठीक है, ये रही रॉकेट। अब मान के चलिए इस रॉकेट में फ्यूल भरा हुआ है, ये रहा फ्यूल। अब ये फ्यूल जल रहा है, ठीक है, ये फ्यूल जल रहा है, ये रहा फ्यूल है जो जल रहा है, निकल रहा है इसमें से, जल रहा है। तो अब आप देखेंगे इस रॉकेट का, अगर मैं बोलूं m क्या है? मास ऑफ रॉकेट, रॉकेट का द्रव्यमान है। तो बेसिकली अगर इसका ये फ्यूल जल रहा है, मतलब इसका मास क्या है? कम हो रहा है, मतलब मास तो घट रहा है। और जब इसका मास घटेगा मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तेज चल रही होगी। जैसे जैसे इसमें फ्यूल कम होता जाएगा, जैसे जैसे इसमें से ये घटती जाएगी, तो इसका मतलब इसका वेग बढ़ता जाएगा। तो मास कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो आप बोल सकते हो ना कि जो P होगा ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कांस्टेंट होगा, नियत होगा, कंजर्व होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं जो रॉकेट होती है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। तो हम बोलते हैं क्या प्रिंसिपल है इस रॉकेट का? प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण पर के प्रिंसिपल पर आधारित होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट का मतलब कंजर्व होता है, संरक्षित होता है, नियत होता है। ठीक, अगर ये लॉ की बात करें तो मैंने हमेशा बताया होगा आपको, ये लॉ कौन सा? न्यूटन का थर्ड लॉ। क्यों? देखो जरा, अभी जब ये आपका फोर्स लगा रही है, कहां? जो इसमें से गैस निकल रही है, जो फ्यूल जल रहा है इसका, तो ये फोर्स कहां लगा रहा है? हवा पर। भाई फोर्स कहां लगा रहा है? नीचे हवा पर। और हवा कहां लगा रही है? ऊपर की तरफ, रिएक्शन। तो नीचे क्या लग रहा है? ये एक्शन लग रहा है। भाई ये फ्यूल क्या कर रहा है? जो जल रहा है नीचे हवा पर एक्शन लगा रहा है, हवा पर एक्शन लगा रहा है। तो हवा ऊपर क्या कर रही है? रिएक्शन कर रही है। क्या कर रहा है? रिएक्शन। तो एक्शन, रिएक्शन। तो किस लॉ पर बेस्ड होता है? न्यूटन के थर्ड लॉ पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ पर बेस्ड होता है और प्रिंसिपल इसका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। जो नेक्स्ट सेशन आएगा वहां मैं आपको यही सिखाऊंगा कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और दो प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं, और एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन डालता है जहां कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई नहीं होता और हम वो लगा के आ जाते हैं। तो पहले हमें ये सीखना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन क्या है। तो वो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा। पूरा डिटेलिंग में हम कंजर्वेशन मोमेंटम को ही समझेंगे, क्योंकि आज सिर्फ मुझे आपको मोमेंटम ही समझाना है। ठीक है, अब हम मोमेंटम पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बने हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईसीजी में, या सीडीएस में, ठीक, या एमएनएस में। देखो थोड़ा सा एक रिलेशन मैं आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है? वो होता है P² अपॉन 2m।
m यहां पर मास होता है, p मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी है आपके सामने। ये आता कैसे वो भी हम समझ लेते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अगर मैं मास का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो क्या मेरे सामने हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ऐसे एम आ जाएगा। और बेसिकली मैं जानता हूं p बराबर क्या होता है एम बी, तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो क्या p स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। ये रिलेशन है। ये रिलेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो क्वेश्चंस आपके सामने मैं कराने वाला हूं इसी पर, रिलेशन पर बेस्ड, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम पर यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस और बनते हैं, जैसे अगर बताइए काइनेटिक एनर्जी 100% बढ़ जाए तो मोमेंटम कितना बढ़ेगा या घटेगा, या मोमेंटम 125% हो जाए तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट घटेगी या बढ़ेगी, या मोमेंटम घट जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना घटेगा, कितना परसेंटेज। तो इस पर भी मैंने सेशंस ला रखा है। अगर आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस में डाउट है तो यहां आई बटन आएगा, इस पर क्लिक करें और इस सेशन को जरूर देखें, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने अभी आपको कराया है, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि बताइए रिलेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, जो कि आपके सामने है p स्क्वायर अपॉन 2m। इसमें कुछ सोचना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि लाइट एंड हैवी बॉडी, लाइट मतलब हल्की और हैवी मतलब भारी बॉडी, हैव इक्वल मोमेंटम। मतलब मैं आपसे ऐसे बोल सकता हूं, एक तो हल्की बॉडी ये रही और एक भारी बॉडी ये रही, बट यहां पर क्या है, इनका मोमेंटम क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, कंजर्व है, ठीक, इक्वल मोमेंटम है। तो विच वन हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी। तो बेसिकली हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आपस में ये होता है, ठीक है। और मुझे यहां से पता लग रहा है कि ये हमें क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, मतलब सेम दे रखा है। और 2b क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ कुछ ये रिलेशन आ जाएगा। उसने पूछा किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसका मास क्या होगा, कम। और मास कम किसका होगा, जो लाइटर बॉडी होगी। तो मतलब लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए इज करेक्ट, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैव ग्रेटर मोमेंटम। मतलब अब यहां बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में तो ये बोला था कि इन दोनों, एक हल्की और भारी बॉडी का मोमेंटम सेम है, लेकिन यहां पर तुम्हें उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम दे दी। मतलब ये हल्की बॉडी है, एक भारी बॉडी है। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब सेम है। तो अब पूछ रहा है किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो बेसिकली मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, p स्क्वायर अपॉन 2m। और मुझे पता लग गया कि काइनेटिक एनर्जी हमें क्या दे रखी है, सेम। एम बी 2b क्या है, कांस्टेंट। तो p स्क्वायर का m के साथ ये रिलेशन आ जाएगा, और p का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रूट m। अब जरा देखो, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, और जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम। हमसे पूछ रहा किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। तो आपको आंसर कौन सा मिल जाएगा, हैवी बॉडी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि दो बॉडी हैं जिनका मास m1 और m2 है और इनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो उनके मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। अगेन वही बात, तो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, ये रहा p स्क्वायर अपॉन 2m। हमें क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, ये सेम है काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम का रेशियो आपसे निकलवा रहा है सेम, बिल्कुल सेम कंडीशन बन रही है। मतलब ये 2b कांस्टेंट है, तो बेसिकली मैं ये बात बोल सकता हूं। और अभी आपके सामने मैंने बोला है ये p1 अपॉन p2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट m1 अपॉन m2, ये आपके पास आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम। मतलब यहां पर संवेग सेम दे रखा है, मासेस अलग अलग हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकलवा रहा है। मतलब ऐसे बोलो, इसका एक मास है, इसका 1 kg है, और एक मास है कितना, 4 kg, 4 ग्राम, सॉरी kg नहीं, ये ग्राम है, ठीक है। तो 1 ग्राम हमसे बोल रहा है कि P जो है वो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। अगेन वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m, और P बच्चों में क्या दे रखा है, सेम। तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ ये रिलेशन आ गया, क्योंकि 2b क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से हम अप्लाई कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को मैं E1 बोल दूं, E1 बट्टे E2 बराबर M2 बट्टे M1, बोलो हाँ के ना। तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो m2 क्या आपका 4, m1 क्या है 1, तो 4 अपॉन 1 आ जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर रहेगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
a 4 kg mass and 1 kg mass are moving with equal kinetic energy, तो रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहीं से वही क्वेश्चन को घुमा रहा है। मतलब सेम कंडीशन है कि एक 4 kg का मास है और अगेन एक 1 kg का मास है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकलवा रहा है। अगेन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का फॉर्मूला p²/2m, ये हमें सेम दे दिया। अगर ये हमें सेम दे दिया तो अब हमें पता लग गया ये कंडीशन है। बोलो क्लियर है? तो अब हमें पता है P1/P2 तो √m1/m2, तो मुझे पता लग रहा है दैट इज √4/1, मतलब 2:1 आपका आंसर होगा। अब 2:1 क्या होगा? ऑप्शन सी आपके पास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो, ये आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है 4:1। दो बॉडी है जिनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये है 4:1, मूविंग विद इक्वल मोमेंटम, मतलब P आपको सेम दे रखा है, तो उनके मासेस का रेशियो निकलवा रहा है m1/m2, ये आपसे निकलवा रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगेन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है? p²/2m। ठीक, अब देखो P हमारा क्या है? सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन तो 2 भी कांस्टेंट है, तो ये होगा, तो क्या E1/E2, ठीक है, हमसे m1/m2 निकलवा रहा है, ये हमें समझना है। m1/m2 हमसे निकलवा रहा है, तो अगर आप यहां से m1/m2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? E2/E1, यही तो होगा, और E2 क्या हो जाएगा? 1/4 आ जाएगा, 1/4। तो यहां इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन आसान है लेकिन जल्दबाजी में हम इस स्टेप में मिस्टेक कर सकते हैं, ये हमें समझना होगा। ठीक है, अगला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडी ऑफ सेम मास आर इन द रेशियो। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडी सेम मास, अब मास क्या दे रखा है? सेम। ठीक है, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दीज बॉडीज, ठीक है, मास सेम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है बच्चे वो आपको दे रखा है 1:4, और आपसे क्या पूछ रहा है? P1/P2, यानी इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको। अगेन वही काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ p²/2m, जहां पर m क्या दे रखा है? सेम दे रखा है, 2 भी क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि p क्या हो जाएगा? रूट काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो क्या P1/P2 हम निकालेंगे तो क्या √K1/K2 नहीं आ जाएगा? K मतलब काइनेटिक एनर्जी मैंने लिख दिया है, तो K यहां पे क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगा √1/4 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां से आप इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2, 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 1/2, और ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आपका ये आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पर परसेंटेज के क्वेश्चंस और बनते हैं जो मैंने आपको बीच में बताया था, तो आप प्लीज वो आपको यहाँ एक वीडियो दिख रही होगी, उसको जाके जरूर देख लें। ठीक है, और परसेंटेज के क्वेश्चंस काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पर जरूर अप्लाई करें, और इसके बाद का जो सेशन होगा वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड होगा। ठीक है।